हम लोग प्रश्नावली 3.5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरा सॉल्व करेंगे, जो कि है 3x - 5y बराबर 20 और दूसरा है 6x - 10y बराबर 40। और हमें इसमें बताना है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और यदि अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है तो हमें बीजगणित विधि से उसे ज्ञात भी करना है। तो इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखें, उनके बाद ही आप ये तीसरा प्रश्न देखें ताकि आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाए। तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सबसे पहले लिखना है दिए गए समीकरण। तो हमें सबसे पहले दिए गए समीकरण लिखने के बाद हमें इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं बनाना है, क्योंकि हमें दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करनी है। और हमारे व्यापक वर्ग समीकरण होते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। यहाँ पर ये व्यापक वर्ग समीकरण होते हैं और आप देख रहे हैं कि इसके बराबर में 0 है। समीकरण 1 जो है इसके बराबर में भी 0 है और दूसरा समीकरण जो लिखा हुआ है इसके बराबर में भी 0 है। लेकिन जो हमें समीकरण दिए हुए हैं इनके बराबर में 0 नहीं है। तो सबसे पहले तो हम दोनों समीकरणों के बराबर में 0 लाएंगे। और 0 कैसे लाएंगे, उसका सिंपल तरीका ये है कि जो बराबर के इस तरफ संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर 20 लिखी हुई है और यहाँ पर 40 लिखी हुई है, इन दोनों का पक्षांतर हम बराबर के इस तरफ करेंगे। तो ये अगर संख्या धन की है तो ऋण में जाएगी और अगर किसी अन्य सवाल में ऋण की संख्या है तो वह धन में जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो 20 है इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा और प्लस वाली संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस में आएगी। इसी तरीके से ये +40 भी इस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो हम इन समीकरणों को बराबर में 0 बनाते हैं और उसे फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ये पहला समीकरण हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3x लिखा है तो आप 3x को लिखोगे। उसके बाद लिखा है -5y, फिर इसके बाद +20 जो है इसका पक्षांतर आप इस तरफ करोगे तो ये आएगा -20। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर में कुछ भी नहीं बता तो 0 हम लिख सकते हैं। तो कुछ भी ना बचने के बाद हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और इसको हम समीकरण 1 अब बना सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर का जो समीकरण है इसमें भी हम पक्षांतर करेंगे। तो 6x - 10y, ये यहाँ पर हमने ज्यों का त्यों लिखा 6x - 10y। ये जो प्लस का 40 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा -40 और बराबर में हमें मिलेगा 0। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 हमने बना लिए हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने बराबर में 0 क्यों लाया है, क्योंकि हम यहाँ पर व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने वाले हैं और हमारा व्यापक वर्ग समीकरण में जो 0 होता है, इसलिए हमें दिए हुए समीकरण के बराबर में 0 बनाना आवश्यक है। यदि नहीं दिया गया है तो हम उसको व्यवस्थित करेंगे और बराबर में 0 बनाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम तुलना करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो आपको इतना लिख लेना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1 का मान निकालेंगे और a1 के लिए पहले समीकरण का x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और अचर राशि जो है वो c1 है। आपको इतना ध्यान रखना है। इसी तरीके से समीकरण 2 में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और अचर राशि c1 है। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब आपको बताना है a1 का मान कितना होगा। तो क्या आप बता पाए? a1 का मान है 3। जिन बच्चों पे बन गया है तो बहुत ही बढ़िया है। अब आपको बताना है b1 का मान। चलिए बताइए b1 का मान कितना होगा।
तो b1 का मान होगा -5। आपको ध्यान रखना है चिन्ह भी साथ में लेके चलना है, आपको जो चिन्ह दिया गया है सामने वो भी लिखना है। तो यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया था तो पॉजिटिव यानी प्लस का तो माना ही जाएगा, लेकिन जहाँ पर हमें माइनस चिन्ह दिया गया है तो हम वो माइनस भी लेकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। C1 का मान आपको बताना है कि कितना है, तो क्या आप बता सकते हैं C1 का मान कितना है? ये है -20। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों पे बन गया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे A2 की। A2 कितना होगा? तो आपको समीकरण 2 में देखना है। समीकरण 2 आपके सामने है, इसमें आपको A2 बताना है कितना है। तो A2 जो x का गुणांक है वो A2 है, y का गुणांक जो है वो B2 है और अचर राशि जो है वो C2 है। तो क्या आप बता पाए A2 का मान कितना होगा? 6। हाँ, B2 का मान कितना होगा? ये होगा -10, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक कितना है? -10, तो ये B2 का मान हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है C2 का मान कितना होगा। तो ये C2 का मान होगा -40। यदि आप पे ये मान लिखते बन जाता है तो आप आगे का जो सवाल है वो उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सभी 6 मान निकाल लिए हैं। अब हम इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A1 बटे A2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1 बटे A2 और इसका अनुपात निकालेंगे। तो ये A1 बटे A2 कितना मिलेगा? तो A1 का मान कितना है? 3। तो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे? 3 बटे, यहाँ पर A2 का मान कितना है? 6। तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 1 बटे 2 आपको मिला है। इसके बाद अब आपको अभी आपने क्या निकाला है? A1 बटे A2। अब आपको निकाल लेना है B1 बटे B2। तो चलिए अब हम निकालते हैं B1 बटे B2। तो अब आपको बताना है B1 का मान कितना है? -5 और B2 का मान कितना है? -10। चलिए माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो आपको मिलेगा 5 बटे 10। अब आप इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 की टेबल में 10 आता है, इसलिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये आपका आया 1 बटे 2। इसके बाद आपको C1 बटे C2 भी निकाल लेना है। तो चलिए C1 बटे C2 निकाल लेते हैं। ये है C1 का मान आपको बताना है कितना है? -20 और यहाँ पर -40। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 20 बटे 40, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो कितना मिला? 1 बटे 2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का जो मान है 1 बटे 2, वही तो B1 बटे B2 का भी मान है 1 बटे 2, और वही क्या है? C1 बटे C2 का मान भी 1 बटे 2 ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 बटे 2 यानी कि जो पहला मान है वो बराबर है 1 बटे 2 के, और ये भी बराबर है तीसरे मान यानी 1 बटे 2 के। इसलिए हम लिख सकते हैं A1 बटे A2 का जो मान है वो बराबर है B1 बटे B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटे C2 के। ऐसी स्थिति में मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन कराया था इसी प्रश्नावली 3.5 का, तब मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्नावली 3.5 में हमने कुछ शर्तें लिखी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 जो होता है उसके लिए हम अनंतः अनेक हल बोलते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये वो शर्त थी जहां हम लोग A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 को क्या बोलते थे? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यही वाली जो शर्त हमारी इसी क्वेश्चन में आई हुई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलिए वहां पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अन्य भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसको पहले आप चौथा क्वेश्चन आपको बिना देखे करना है, इसके बाद ही आपको ऑनलाइन वीडियो देखना है।
तो आपको शर्त भी याद रखना है। और यदि आपको अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो आपको बज्य गुणन विधि से सॉल्व करना है। केवल एक ही कंडीशन होगी, अद्वितीय हल जब आपको प्राप्त होता है, यानी कि जब आपको प्राप्त होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको बज्य गुणन यानी ये वाला फॉर्मूला याद करना है। और ये मैंने कैसे बनाना है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से इसको बनाने की ट्रिक है, और इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर पहला वीडियो प्रश्नावली 3.5 का देखें। यदि उनको नहीं मिलता है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से आप इसको देखें। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।